हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 6। इसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है वो हम समझेंगे कि जो अर्थ पर हमारे माउंटेन बने हैं या दूसरी तरफ हम कहें कि दूसरी तरफ इंटरनल ऑफ द अर्थ की इंटीरियर से जो कैसे भी मैग्मा ऊपर आया उसके माउंटेन बने। सीधा सा हम कह रहे हैं लैंड फॉर्म कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर का क्या नाम है हमारे का? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस से हम अगर समझें तो सीधा सा यहाँ से ये चैप्टर ये कह रहा है कि अर्थ के ऊपर, अगर अर्थ है मेरी, अर्थ पर जो भी फॉर्मेशन हुआ, माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, या मैं कहूँ वैली बनी या प्लेटू बने, वो आता है मेरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ पे जो भी फॉर्मेशन हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ऐसे और दूसरे शब्दों में अगर समझने की कोशिश करूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं समझूं कि ये मेरा अर्थ है प्यारा, ये अर्थ है मेरी। अर्थ पे जिस पे मान लीजिए कि ये मेरा प्लांट लगे हुए हैं। अब क्या हुआ कि किसी टाइम पे, जैसे हमने पढ़ा, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से या नीचे से या किसी भी तरह ये मैग्मा ऊपर निकल के आया। ऊपर जो निकल के आया तो यहाँ पे एक कोई माउंटेन बन गया, धीरे धीरे वोल्केनो माउंटेन बन गया, ये कोई भी माउंटेन बन गया। वो माउंटेन धीरे धीरे किसी तरह प्लेटू में चेंज हो गया, या तीरे कहूँ ये माउंटेन बन गया। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगे, जियोमॉर्फिक में जो फोर्सेस लगे, पहले जो नीचे से जो मैग्मा आया, नीचे से जो मैग्मा निकल के आया यहाँ से, वो मैग्मा निकल के आया। और दूसरा जो यहाँ पे फोर्सेस लग रहा है ये फॉर्मेशन में, ये एक फोर्सेस क्या, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ पर जो भी माउंटेन या जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं, बनने में हेल्प कर रहे हैं। जो अंदर से फोर्स आया उसको बोला मैंने एंडोजेनिक फोर्स। और एक फोर्स नीचे से लग रहा है, किसकी वजह से? मैग्मा की वजह से लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस अंदर, मैं अभी बात कर रहा हूँ अर्थ के ऊपर की। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना, एंडोजेनिक फोर्स नीचे से आया उसकी वजह से। फिर एक फोर्सेस जो ऊपर फोर्स लगा, कोई भी फोर्स ऊपर लगा, उसको बोला एक्सोजेनिक फोर्स। यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अर्थ की क्रस्ट पर जो भी मेरे स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो दो फोर्सेस हैं। पहला फोर्स मेरा कौन सा? एंडोजेनिक फोर्स का मतलब अर्थ के अंदर से जो फोर्स लग के आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ अर्थ के अंदर से एंडोजेनिक फोर्स। एक अर्थ के ऊपर फोर्स लग रहा है उसको बोल रहा हूँ एक्सोजेनिक फोर्स। अब एक चीज समझनी है, क्या ये फोर्सेस हैं? जैसे मैंने कहा कि दो फोर्सेस लग रहे हैं। पहला ये वाला कि ये फोर्सेस लगा, नीचे से जो फोर्स लग के आया उसको बोला मैंने एंडोजेनिक फोर्स। और ऊपर जो फोर्स लगा उसको बोल रहा हूं एक्सोजेनिक फोर्स। अब एक चीज समझो, एंडोजेनिक से जो फोर्सेस से बना माउंटेन, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए पर्वत बन गए ये। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये जो एक्सोजेनिक फोर्स, अब देखो अगर इस पे क्या है कि ये माउंटेन अगर बना, ये अगर माउंटेन है तो ये माउंटेन में क्या होगा कि ये माउंटेन धीरे धीरे यहाँ से इरोड करना शुरू होगा। इरोड का मतलब इरोजन होगा। किसकी वजह से? विंड की वजह से भी हो सकता है, और विंड के अलावा मेरा किसकी वजह से हो सकता है? रेनफॉल की वजह से भी हो सकता है। इसका टेम्परेचर चेंज की वजह से भी हो सकता है। रॉक टूट जाएगी। तो जो फोर्स विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, इन सारे की चेंजेस की वजह से लग रहा है तो उसको मैं बोल रहा हूँ एक्सोजेनिक फोर्स। दूसरे शब्दों में समझो,
कि ऊपर का जो फोर्सेस है, अगर मान लीजिए ये मेरा हिमालय है, ये हिमालय, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ये एक ग्लेशियर है। अब क्या हुआ कि जो ग्लेशियर जो ऐसे था, इस पे ग्लेशियर है तो जैसी मात्रा यहाँ तक आइस होगी, आइस होगी तो ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर की वजह से ये आइस पिघली, तो यहाँ से जो नीचे की तरफ आएगा पानी, ऐसे करके ऐसे पानी नीचे की तरफ आएगा। आइस किसकी वजह से पिघली? टेम्परेचर की वजह से। ठीक, नीचे की तरफ पानी आएगा तो वो पानी किसकी वजह से आ रहा है? ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। जो ग्रेविटी टेम्परेचर की वजह से जो पानी, और यहाँ पे एक लास्ट में बन गई रिवर। जो ये फोर्सेस लग रहा है टेम्परेचर की वजह से, ग्रेविटी का फोर्सेस, इस फोर्स को मैं बोल रहा हूँ एक्सोजेनिक फोर्स, जो ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रहा है। वही एनसीईआरटी इन दो चीज़ों को मेंशन करने की बात कह रही। अब देखो दूसरी चीज़, ये वाला डायग्राम से मैं बहुत बेहतर समझ सकता हूँ कैसे। ये वाला डायग्राम ये कह रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रिस्ट पे क्या हुआ, किसी टाइम पे नीचे से मैग्मा आया, नीचे से मैग्मा, जैसे कि ये जो मैंने कहा कि ये मैग्मा है, ये मैग्मा का सीधा सा मूवमेंट है। इसकी वजह से जो अर्थ के क्रस्ट पे बन रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ वो मेरा बन रहा है किससे? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से कोई भी फॉर्मेशन हो रही है, ये नीचे की फोर्सेस की वजह से। जो यहाँ पे जो माउंटेन बने हैं, कौन से वाले माउंटेन? ये वाले, ये जो ये माउंटेन दिख रहे हैं आपको, ये माउंटेन किसकी वजह से? कि नीचे अगर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, आपस में ये ऐसे ऐसे टकरा रही हैं, ऐसे करके बन रही है। किसकी वजह से? ये अंदर का फोर्स मिल रहा है, एंडोजेनिक फोर्स, अंदर का फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से। तो इसको मैं बोल रहा हूँ क्या? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन यहाँ से क्रिएट हो गए, फोल्ड माउंटेन यहाँ से मेरे फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो गए, बन गए। तो ये फोर्सेस को मैंने बोला कौन सा? नीचे से बना है, अंदर का फोर्स लग रहा है, तो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से मेरे माउंटेन बने। ये चीज समझ में आ रही। अब देखो, अब ये मान लो थोड़ी दूर के हिमालय मेरा कैसा माउंटेन है? हिमालय मेरा है फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। हिमालय मेरा कैसा है? हिमालय कैसा है? फोल्ड माउंटेन है। हिमालय की पीक पे अगर मान लो ये ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो ग्लेशियर टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा तो ग्लेशियर सीधा सा है कि जो ग्लेशियर वस्ट होगा, या दूसरे शब्द में आइस मेल्ट करेगी, नीचे की तरफ आएगी। तो ये टेम्परेचर की वजह से आ रही है, और सारे भी क्लाइमेट चेंज रीजन भी हो सकते हैं। तो जो रिवर नीचे की तरफ निकल के आएगी, वहां पर रिवर का जो वाटर नीचे की तरफ आएगा वो ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो ये जो फोर्सेस, ग्रेविटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनको बोल रहा हूँ एक्सोजेनिक फोर्स। तो दो फॉर्मेशन हो रही है, एक एंडोजेनिक फॉर्मेशन हो रही है और एक सरफेस पे फॉर्मेशन हो रही है, जिससे इरोजन भी हो सकता है, जिससे मान लीजिए कि मेरा ग्लेशियर वस्ट भी हो सकता है। जैसे इरोजन मैंने कहा कि अगर ये माउंटेन नॉर्मल शायद विंड की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, अगर इसका धीरे धीरे क्या है, ये केमिकल चेंज की वजह से इसका धीरे धीरे इरोजन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माउंटेन की जगह प्लेटू बन जाएगा। तो वो इरोजन किसकी वजह से हो रहा है? वो एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हो रहा है। तो दो फोर्सेस हमने पढ़े, कौन से फोर्सेस? जो हमारी अर्थ में जो भी स्ट्रक्चर है, पहला एक्सोजेनिक फोर्स, ऊपरी फोर्स, और दूसरा एंडोजेनिक फोर्स। ये दो फोर्सेस है। वही हम सारे चीजें समझने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी में। वही एनसीईआरटी कह रही है कि जो अगर तुम करोगे, अर्थ वन वाज इवॉल्व इन द क्रस्ट टू अदर द इनर लेयर, हाउ इट इज क्रस्ट प्लेट मूव्ड, कैसे मूव करी। तो वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑन द अर्थ के फॉर्म ऑफ वॉल्केनिज्म एंड अबाउट द रॉक मिनरल्स एंड क्रस्ट कंपोज द टाइम नोट दैट। ये सारी चीजें वहां से कही गई। फिर कह रहा है व्हाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन। अर्थ की सरफेस अनइवन क्यों होती है? अनइवन का मतलब कि अगर मेरी ये अर्थ है, ये वाली अर्थ, अगर मेरी ये पूरी अर्थ है, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ये सरफेस एक सी होगी। क्यों एक सी होगी?
कहीं पे एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहा होगा, कहीं एक्सोजेनिक फोर्सेस लग रहा होगा। तो दोनों फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्स क्या काम कर रहा है, एंडोजेनिक फोर्स फॉर्मेशन का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई माउंटेन बन रहा है। एक्सोजेनिक फोर्स क्या काम कर रहा है, इस माउंटेन को डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। तो दोनों जो फोर्सेस लग रहे हैं उनका काम अलग अलग है। तो एक टाइम पे सरफेस बन भी रही है, माउंटेन वगैरह अर्थ बन रही है, दूसरे टाइम पे टूट भी रही है। तो ये क्या, एक बैलेंसिंग है। ये फोर्स किसका काम कर रहे हैं दोनों, एंडोजेनिक, बैलेंसिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, बैलेंसिंग ऑफ अर्थ की क्रस्ट को, बैलेंसिंग का क्रस्ट का काम कर रहे हैं। वही क्वेश्चन पूछा है कि अर्थ की सरफेस अनइवन क्यों है, कि कहीं माउंटेन है, कहीं इरोजन है, कहीं पे तालाब है, कहीं गड्ढे हैं। तो उसका रीजन ये हुआ कि अगर यहाँ पे नीचे से एंडोजेनिक फोर्स की वजह से कोई भी माउंटेन या कोई भी प्लेटू क्रिएट हुआ, फोल्ड माउंटेन हुआ, या मान लीजिए ब्लॉक माउंटेन हुआ, क्या हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, फोल्ड माउंटेन हो सकता है, फोल्ड माउंटेन हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि मैं कह सकता हूं कि मैग्मा की वजह से, ऊपर जाने की वजह से क्या हो सकता है कि कोई भी वोल्केनो इरप्शन की वजह से, वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनो एक्टिविटीज की वजह से वोल्केनो माउंटेन भी हो सकता है। और दूसरा तीसरा क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन भी हो सकता है। तो ये जो माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन है, ये क्या हो रहा है, एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। दूसरी तरफ जो विंड, टेम्परेचर, विंड मेरा टेम्परेचर और रेनफॉल इरोजन कर रही है, किसी भी लेयर को इरोजन कर रही है। जैसे अगर देखो इस डायग्राम से, देखो अगर इस डायग्राम से देखो, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉक किसी टाइम पे ऐसी नहीं थी, ये इरोजन हुई है। तो या किसकी वजह से हुई है, ये इरोजन किसकी वजह से हुई है, एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हुई है, जिसमें टेम्परेचर होगा, विंड भी काम कर रही होगी, केमिकल एक्शन, रेनफॉल भी काम कर रही होगी। जैसे दूसरी तरफ अगर देखो, दूसरी तरफ ये माउंटेन है, ये माउंटेन किसी टाइम पे ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज की वजह से या विंड के बहाव की वजह से ये धीरे धीरे कट कट के और कहीं चला गया। तो इसको मैं बोल रहा हूँ, ये फोर्स कौन सा है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस है। वही एनसीईआरटी डिफरेंस कर रही है कि अर्थ के क्रस्ट पे दो तरह के फॉर्म होते हैं। एक एंडोजेनिक फॉर्म की वजह से जो बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, माउंटेन बनते हैं, प्लेटू बनते हैं, वो फॉर्म का काम करते हैं, फॉर्मेशन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। लो जो एक्सोजेनिक फोर्स है, विंड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, रेनफॉल की वजह से, अदर फैक्टर की वजह से लगता है ऊपर, अर्थ के ऊपर, वो क्या करता है, वो डिस्ट्रक्शन का काम करता है। ये दो चीजें समझनी है अगर स्टेटमेंट यूपीएससी पास करता है। जैसे ये एक्सोजेनिक फोर्सेस है, ये रॉक माउंटेन ऐसे था, गलियां इसमें पड़ गई, और अगर ये ऐसा स्ट्रक्चर है अभी इसका, तो किसी टाइम पे ये प्रॉपर माउंटेन होगा। यही चीज हमें पूरी एनसीईआरटी में पढ़नी है, इसमें, इस टॉपिक में। तो वही कह रहा है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब, अर्थ का सीधा सा मतलब है कि अर्थ पे जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, अर्थ की क्रस्ट पे जो भी बन रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, वो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से बन रहा है। तो वही कह रहा है, द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द कन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द नॉन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सीधा सा कि जो एंडोजेनिक फोर्स की वजह से, जो मैंने अभी बताया, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से अर्थ में जो फिजिकल स्ट्रेस आ जाते हैं, फिजिकल फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल ओवर चेंजेस की को क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोले जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये वर्ड क्या है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब ड्यू टू द एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से अर्थ में जो फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन की वजह से जो चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो यहाँ से सीधा सा जो मैंने फोर्सेस समझा है वो सीधा सा हमें समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि डायस्टॉर्फिज्म का मतलब क्या है। डायस्टॉर्फिज्म एंड वोल्केनिज्म आर द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अभी हम समझेंगे डायस्टॉर्फिज्म क्या होता है। कह रहा है कि डायस्टॉर्फिज्म
एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये डायस्टॉर्मिंग और वोल्केनिक सीधा सा है। वोल्केनिक का सीधा सा मतलब ये हुआ कि दो तरह के फोर्स लगते हैं। एंडोजेनिक फोर्स दो तरीके से लग सकता है। एंडोजेनिक फोर्स दो तरीके से लगेगा। पहला एक कह रहा है वोल्केनो वाला फोर्सेस लगेगा, एक वोल्केनो का वाला फोर्सेस लगेगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा कौन सा, डायस्टॉर्फिज्म फोर्सेस की बात कर रहा है कि डायस्टॉर्फिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक फोर्सेस है। डायस्टॉर्फिज्म और वोल्केनिज्म एंडोजेनिक फोर्सेस है, मतलब अंदर से लगे डायस्टॉर्फिज्म। तो वही लिखना है मुझे कि ये वाला फोर्सेस, ये वोल्केनो वाला फोर्सेस, नीचे से फोर्सेस लग रहा है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस समझता हूँ। तो यहाँ से सीधा सा अगर मैं देखूँ, कहाँ गया यार, ये वाला डायस्टॉर्बिंग फोर्स और वोल्केनिक फोर्स एंडोजेनिक फोर्स है। और क्या, दीज हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम पहले डिस्कस करें, वेदरिंग मास ऑफ द वेदरिंग जियोमॉर्फिक, दीज एक्सोजेनिक फोर्सेस डील विद द डिटेल इन दिस चैप्टर। एक्सोजेनिक के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ें वोल्केनिक क्या होता है और क्या ना डायस्टॉर्फिज्म क्या होता है। तो डायस्टॉर्म पहला मेरा क्या हुआ, वोल्केनिक, और दूसरा डायस्टॉर्फिज्म। डायस्टॉर्फिज्म, ये देखो, ये दोनों फोर्सेस कैसे एंडोजेनिक फोर्स हैं, इसका मतलब अर्थ के इंटीरियर से लग रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है, वोल्केनो समझ में आ रहा है कि ये वोल्केनो मेरा बना, तो ये कैसा है, ये एकदम से क्विक और बहुत ज़्यादा अर्ली क्विक फोर्स है। क्विक बहुत जल्दी लगता है, ये समझ में आ रहा है क्विक। और ये स्लो फोर्स, स्लो, इतना समझ लो कि ये दोनों फोर्सेस है एंडोजेनिक, लेकिन इनका जो ये बहुत जल्दी लगने वाला है, ये बहुत डायस्टॉर्बिंग फोर्सेस है, ये कैसे लगता है, स्लो। एग्जांपल के लिए देखूं कि किसी एरिया में अगर मान लो वोल्केनो इरप्ट हुआ, एरिया में अगर वोल्केनो इरप्ट हुआ, वोल्केनो को ज्वालामुखी फटा, तो ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी फटने में टाइम लेगा। और अगर किसी एरिया में माउंटेन बना तो ऐसा नहीं है कि माउंटेन एकदम से बन गया। तो ज्वालामुखी किसी एरिया में फटा, तो जैसे आप आज सोए और सुबह उठे, तो आपने पाया कि फला एरिया में एक ज्वालामुखी फट गया। ये तो आपने कैसे पाया, बहुत ज़्यादा क्विक। अब ऐसा नहीं पाया कि आप आज सोए सुबह उठे तो आपने देखा कि एक माउंटेन बन के तैयार हो गया। तो माउंटेन प्रोसेस भी एंडोजेनिक है, माउंटेन बनने की प्रोसेस एंडोजेनिक है, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है, स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस है। कौन सा, माउंटेन फॉर्मेशन का। जैसे अगर कहूँ हिमालय फोल्ड माउंटेन है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हिमालय हमारा अभी क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसका एग्जाम्पल ले लूँ हिमालय। तो हिमालय में जो फोर्सेस लग रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ डायस्टॉर्फिज्म फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स। और जो वोल्केनो इरप्शन हो रहा है वो वोल्केनो का मतलब क्विक फोर्स है, कौन सा, एंडोजेनिक फोर्स। तो यहाँ से दो चीज़ समझ में आती है कि वोल्केनो जो मेरी ज्वालामुखी वाला कैंसर बहुत जल्दी क्विक फोर्सेस है, और जो डायस्टॉर्फिज्म मेरा क्या है, स्लो फोर्सेस है। तो दोनों काम क्या करें, दोनों काम कर रहे हैं कोई ना कोई फॉर्मेशन बनाने का। अगर किसी एरिया में वोल्केनो फट गया तो वहाँ पे वोल्केनो से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे मान लीजिए माउंटेन बने, चाहे क्या बोलते कैलेडेरा बने या कुछ भी बने, तो उस एरिया में फॉर्मेशन होगी किसी भी स्ट्रक्चर की, फिजिकल स्ट्रक्चर की। उससे मैं बोलूँगा किसी भी विद इन सर्टेन टाइम पीरियड में, बहुत क्विक टाइम पीरियड है, उसको बोलूँगा क्या, वोल्केनोज। और दूसरा है कि डायस्टॉर्फिंग फोर्सेस का मतलब स्लो प्रोसेस हो रही है। तो ये वाला फोर्सेस किसकी वजह से लग रहा है, ये वाला फोर्सेस लग रहा है मेरा मैग्मा की वजह से। ये मेरा फोर्सेस लग रहा है मैग्मा की वजह से। मैग्मा का मतलब एकदम नीचे से आया मैग्मा, ऊपर इरप्ट हो गया। और ये वाला फोर्सेस डायस्टॉर्मिंग फोर्सेस मेरा लग रहा है प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। ये चीजें मुझे समझनी है। ये वाला फोर्सेस मेरा लग रहा है
प्लेट टेक्टोनिक की वजह से डाइस्टॉर्फिज्म फोर्स, वोल्केनो वाला फोर्स मेरा लग रहा है मैग्मा की वजह से। तो जब कभी भी पूछे कि मैग्मा की वजह से कौन सा फोर्सेस लगता है, उसका रिएक्शन बहुत अर्ली होता है। और डाइस्टॉर्फिज्म जो प्लेट टेक्टोनिक से फोर्स लगता है, उसका माउंटेन वगैरह बनते हैं जैसे हिमालय, उसका बहुत स्लो फोर्स होता है, वो धीरे 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 बनता है। तो यहाँ से दो फोर्सेस उसने कहा है कि ये दोनों फोर्स हैं कैसे, एंडोजेनिक। एंडोजेनिक क्यों कह रहा है कि ये भी अर्थ के इंटीरियर से लग रहा है और ये भी फोर्स अर्थ के इंटीरियर से लग रहा है। वही एनसीईआरटी कह रही है, क्या कह रही है कि ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन कन्फर्म, ये वाली एक मिनट, डाइस्टॉर्फिज्म एंड वोल्केनो आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक। एंडोजेनिक ही हैं, जो भी अर्थ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस बना वो कैसे एंडोजेनिक प्रोसेस है। दीज हैव ऑलरेडी वो डिस्कस किए। फिर कह रहा है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, दीज एक्सोजेनिक प्रोसेस आर डील्ड विद डिटेल इन थ्योरी। फिर कह रहा है एनी एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक का मतलब ऊपर की ओर लगने वाले। यहाँ पे एक्सोजेनिक की, एंडोजेनिक की बात कर रहा था, किसकी, जब ये डाइस्टॉर्मिक की बात कर रहा तो एंडोजेनिक की बात कर रहा था, जो नीचे से लग रहे हैं, अर्थ के इंटीरियर से लग रहे हैं। अब कह रहा है अर्थ के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, क्या कह रहा है कि एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक वाटर, आइस, विंड, जो मैंने कहा किसी भी रॉक पर या किसी भी माउंटेन पर आइस हो गया, विंड हो गया, टेम्परेचर के चेंज की वजह से कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल कैन बी कॉल्ड है जियोमॉर्फिक एजेंट। तो जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं, ऊपर एक्सोजेनिक फोर्स के, एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ के ऊपर लगता है उसके कौन से एजेंट होते हैं, विंड भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, रेनफॉल वगैरह ये उसकी हो सकती है। तो वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आइस है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर चेंज की वजह से ये धीरे धीरे मेल्ट हुई और नीचे जाके चली गई, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है किसकी वजह से, टेम्परेचर। दूसरे शब्दों में क्यों, अगर ये माउंटेन है तो हमारी एयर में भी कुछ सिल्ट होगी, डस्ट होगी, तो यहाँ से जैसे ही आएगी तो इससे क्या है, फ्रिक्शन करेगी, तो इस माउंटेन का भी कौन इरोजन करेगी, तो इरोजन करके लाएगी, तो इसमें पहले क्रैक पड़ेंगे, धीरे धीरे ये माउंटेन प्लेटू में चेंज हो जाएगा। तो इसको भी क्या बोलो, विंड भी एक एलिमेंट का काम कर रही है, किसका, एक्सोजेनिक फोर्सेस के एलिमेंट का काम कर रही है। वही एनसीईआरटी कह रही है कि विंड हो गया, हमारी आइस होगी, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या सोलर लाइट होगी, सनलाइट होगी, दे आर द एलिमेंट ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्स के हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर देते हैं। वही कह रहा है capable of acquiring and transporting earth material called as the geomorphic agent. When these elements nature become mobile due to gradient, they remove material and transport them। ये सारी चीज़ें हम समझ गए। जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, जियोमॉर्फिक एजेंट स्पेशली एक्सोजेनिक। ये कह रहा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस भी एक्सोजेनिक है और जियोमॉर्फिक एजेंट भी एक्सोजेनिक है। ऐसी बात है कि जो अर्थ पे जो हमारे माउंटेन वगैरह बन रहे हैं वो क्या है, वो अर्थ के ऊपर ही बन रहे हैं। तो एक्सोजेनिक का मतलब अर्थ के ऊपर बनने वाली प्रोसेस, उसी को सीधा सा ये कह रहा है। फिर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम एजेंट ऑफ द, ये सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ रही है। फिर देखो, फिर कह रहा है ग्रेविटी बिसाइड दिस डायरेक्शन फोर्स एक्टिवेटिंग डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ मैटर एल्सो कॉज स्ट्रेच द अर्थ मटेरियल। ये कि अगर यहाँ पे कोई आइस मेल्ट हुई, नीचे की तरफ गई, तो इस पे वाटर अगर नीचे की तरफ गया तो ग्रेविटी भी तो काम कर रही है। वही चीज़ कह रहा है कि वो भी एक स्ट्रेस पैदा करती है, रॉक में भी पैदा करती है। आइस में स्ट्रेस का मतलब कहीं ना कहीं उसमें तुड़ाव या टूटन घटन भी पैदा करती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आ रही हैं। ग्रेविटी बिसाइड बीच डायरेक्शन फोर्स एक्टिव डाउनफॉल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, एक्टिव वेव, टाइड्स, इंड्यूस्ड करंट एंड विंड। जैसे टाइड्स वगैरह आ जाती हैं, टाइड्स भी बहुत ज़्यादा इरोजन करके चली जाती हैं, ये भी इनडायरेक्ट उसमें प्रोसेस करती हैं। सो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी अबाउट द क्या नाम है, सीधा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्यों होती है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होने का मतलब सीधा सा दो चीज़ें एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होती है। उसमें हमने समझा कि कुछ डाइस्टॉर्फिज्म कौन सा फोर्स होता है, एंडोजेनिक, और मेरा वोल्केनिज्म
प्लेट टेक्टोनिक, ये किसकी वजह से लगता है, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, ये मैग्मा की वजह से लगता है। ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में समझने की कोशिश की, फोर्सेस एंडोजेनिक क्या होते हैं। अब ये प्रॉपर इसने कहा है, अब इसको पढ़ लो कि एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब फिर दोबारा से समझो, अगर ये मेरी क्रस्ट है तो नीचे से मैग्मा आया तो यहाँ से जो फोर्सेस लगा, एंडोजेनिक फोर्स, अर्थ के इंटीरियर से लगने वाले फोर्स को मैं कह रहा हूँ एंडोजेनिक फोर्स। तो वही इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें मेंशन है। द एनर्जी इमिनेटिंग फ्रॉम विद इन अर्थ इज मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो एनर्जी अंदर से आ रही है, ये एनर्जी मैग्मा कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आ रहा है, उसकी वजह एनर्जी नीचे से आ रही है, उसकी वजह से जो एंडोजेनिक फोर्स लग रहा है, उस जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर में जो एनर्जी है उसकी वजह से। दिस एनर्जी मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है उसकी वजह से जो मैग्मा मूवमेंट किया, मैंने कहा नीचे जो एक्टिविटी हो रही है ये वाली, कि ये वाली जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो रेडियो एक्टिविटी इस जगह हो रही है उसकी वजह से ये मैग्मा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगर ये मैग्मा मेरा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, अगर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे एक कोई ना कोई फॉर्मेशन क्रिएट होगी। वो किसकी वजह से हो रही है, वो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से हो रही है। और एंडोजेनिक फोर्सेस लग किसकी वजह से रहा है, वो रेडियो एक्टिविटी हो रही है अंदर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यही एनसीईआरटी की लाइन कहने की कोशिश कर रही है कि अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहा है। रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन प्राइमरी हीट फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई। दिस कह रहा है दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से भी होती, जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन द इंड्यूस्ड डाइस्टॉर्फिज्म। ये सारी चीज़ें हम वॉल्कनिज्म समझ चुके हैं, डाइस्टॉर्फिज्म का समझ चुके हैं, लिथोस्फीयर भी हमने देखा। ड्यू टू द वेरिएशन जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से, जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब विंड हो गया, हीट के चेंज, टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है। एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन, crystal thickness and strength, the action of endogenic forces are not uniform, hence the technically control original crystal surface uneven। कैसे, ये कह रहा है कि अर्थ मेरी एक ऐसी है, वो कह रहा है कि हर जगह एंडोजेनिक फोर्स, अंदर से नीचे से लगने वाला फोर्स लग रहा है, तो हर जगह अनइवन है एंडोजेनिक फोर्स का, कि अर्थ की जो क्रस्ट है वो अनइवन। तो हमने दो कारण है इसके। पहला चीज तो जो एंडोजेनिक फोर्स लग रहा है वो हर जगह उसका अनइवन है, वो सेम नहीं है हर जगह, उसकी वजह से जो फॉर्मेशन होगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एंडोजेनिक लग रहा है तो ऊपर एक्सोजेनिक फोर्स भी लग रहा है, वो भी तो चेंजेस ला रहा है रॉक, अर्थ की क्रस्ट में, रॉक में। तो सीधा सा बात है अनइवन इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, और खुद में एंडोजेनिक फोर्स भी अनइवन लगता है हर जगह, उसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट भी अनइवन है। यही एनसीईआरटी की लाइन कह रही है। क्या कह रही है कि द क्रस्ट थिकनेस एंड स्ट्रेंथ, उसने कहा कि कहाँ गया, crust thickness and the strength, the action of endogenic force are not uniform and hence the technically control the crust sphere are uneven। वो अनयूनिफॉर्म होती है, सेम नहीं होती है एंडोजेनिक फोर्स पूरी क्रस्ट पे। यही सारी चीज़ें एनसीईआरटी बताएंगे। दैट्स वाई अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है, अनइवन है। क्यों अनइवन है, कि जो हमारा एंडोजेनिक फोर्स लगता है वो भी कैसा, यूनिफॉर्म नहीं लगता है, नॉट यूनिफॉर्म, सब जगह एक सा नहीं लगता है, पहला कारण। दूसरा कारण एक्सोजेनिक फोर्सेस भी है, यही एनसीईआरटी कह रही है। फिर देखो, फिर कह रहा है डाइस्टॉर्फिज्म, जो हमने समझा डाइस्टॉर्फिज्म, इसको समझने के लिए इससे समझो ये वाला, ये वाला देखो मैं स्पेशली बना के लाया हूं कि अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्सेस लग रहा है। एंडोजेनिक फोर्स में लगेगा, बहुत क्विक लगेगा, बहुत सडन फोर्स, बहुत जल्दी लगेगा। पहला एक डाइस्टॉर्फिक लगेगा फोर्स। डाइस्टॉर्फिक का मतलब कि बहुत जल्दी जो फोर्सेस लगता है, बहुत जल्दी, वो किस में लगता है, अर्थ कैम में लग रहा है, वोल्केनो में लग रहा है, लैंडस्लाइड में लग रहा है।
ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मैग्मा अर्थ के किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ में एंडोजेनिक फोर्स कोई भी लगा। पहला एंडोजेनिक फोर्स होता है जिससे बहुत ज़्यादा सडन, बहुत जल्दी चेंजेस लाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, वोल्केनो आ जाएंगी। दूसरा है डायस्टॉर्पिक फोर्सेस या डायस्टॉर्पिज्म बोलते हैं, कि वो बहुत स्लो लगता है, स्लो लगता है, धीरे धीरे लगता है, स्लो, अरे बहुत ज़्यादा स्लो लगता है। तो स्लो में क्या होगा कि हमारे माउंटेन बनेंगे, कहीं माउंटेन कौन से बनेंगे? माउंटेन मेरे, जैसे मैंने कहा हिमालय मेरा बना, हिमालय मेरा बना फोल्ड माउंटेन, और मेरा ब्लॉक माउंटेन भी बन जाएगा कि कहीं पे भी एकदम से ब्लॉक माउंटेन धीरे धीरे गया, उस एरिया की प्लेट अगर एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं तो फोल्ड माउंटेन, अगर दूर जा रही हैं तो ब्लॉक माउंटेन बन के तैयार हो जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एक एप्रियोजेनिक मूवमेंट होगा और एक बिल्डिंग मूवमेंट होगा, जिसमें मेरा सीधा साई के ये मेरा कोई भी फोल्ड माउंटेन वगैरह बन जाएगा। वही एनसीईआरटी कह रही है। अभी हम एक्सोजेनिक फोर्स पे नहीं आए हैं, इसको बाद में देखेंगे। वही एनसीईआरटी कह रही है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये और क्लियर कर लेगा। एंडोजेनिक फोर्स देखो, एंडोजेनिक फोर्स में देखो, मैंने कहा स्लो मूवमेंट फोर्सेस को मैं बोल रहा हूँ क्या? डायस्टॉर्फिज्म, डायस्टॉर्फिज्म बोल रहा हूँ, कि जो बहुत स्लो लगता है। जिसको मैंने बोला वो किसकी वजह से स्लो लग रहा है? टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। क्यों? टेक्टोन प्लेट मेरी एकदम मूवमेंट वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही हैं, तो वहाँ पे जो अगर प्लेट धीरे धीरे मूवमेंट करेंगी तो फोल्ड माउंटेन भी धीरे धीरे बनेगा। उसकी वजह से क्या होगा? कॉन्टिनेंट में चेंज होगा कोई भी अपवर्ड का मतलब कॉन्टिनेंट अपवर्ड होंगे, डाउनवर्ड होंगे। उसको मैंने बोला एप्रियोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंट में जो भी अपवर्ड डाउनवर्ड प्रोसेस होती है ड्यू टू द डायस्टॉर्मिंग फोर्स, वो किसकी वजह से बन रहा है? टेक्टोनिक की वजह से। उसको मैं बोल रहा हूँ क्या? स्लो मूवमेंट। एक होगा कि बहुत ज़्यादा क्या, दूसरा ये कॉन्टिनेंट पेरियोजेनिक। दूसरा क्या है कि माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ऑरोग्राफिक फॉर्मेशन, किस फोर्स की वजह से? डायस्टॉर्फिंग फोर्स की वजह से। तो ये भी धीरे धीरे अपवर्ड डाउनवर्ड जो कॉन्टिनेंट करते हैं, उसको मैं बोलता हूँ एप्रियोजेनेसिक फोर्सेस, कि जो डाउनवर्ड अपवर्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स का होता है वो मालूम नहीं पड़ता है, वो कैसा होता है? बहुत स्लो होता है। वो जो फोर्स लगता है उसको मैं बोलता हूँ एंडोजेनिक, डायस्टॉर्फिज्म, एप्रियोजेनिक फोर्स। ये अगर तीनों को कनेक्ट करो तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से। एक लगता है, दूसरा ये हो गया। दूसरा फोर्स सेम यही फोर्स है, डायस्टॉर्फिज्म फोर्स। उसकी वजह से वो होता है कंप्रेशन का मतलब कि अगर कोई माउंटेन है, तो अगर ये मान लीजिए कि अगर ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट में क्या है? धीरा सा कंप्रेशन ऐसे करके फोल्डिंग टाइप बन गया, तो फोल्ड माउंटेन आ जाएगा। और दूसरा क्या है कि टेंशन का मतलब खिंचाव आ जाएगा, तो वहाँ ब्लॉक माउंटेन बन जाएगा। तो कंप्रेशन ऐसा नहीं है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से कभी किसी टाइम पे बहुत जल्दी लग जाएगा, बहुत स्लो लगता है, हजारों साल लग जाती हैं। तो इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ ओरोजेनिक। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? माउंटेन। ओरोजेनिक का ही मतलब, ओरोलॉजी से अगर कहें तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे माउंटेन की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें कौन सा एक कंप्रिहेंशन फोर्स लग रहा है। कंप्रेशन का मतलब सीधा सा आपस में टकराई तो एक दूसरे को कंप्रेस कर रही हैं, तो एक फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ से मेरा कौन सा माउंटेन बना? यहाँ से मेरा बना फोल्ड माउंटेन। इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ हिमालय को। और यहाँ से टेंशन की वजह से जो बन रहा है कि आपस में ब्लॉक माउंटेन, तो ब्लॉक मेरा क्या है? वेस्टर्न घाट। फोल्ड माउंटेन बना फोल्ड माउंटेन, यहाँ पे मेरा बना ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक। तो एक चीज मुझे समझ में आ रही है यहाँ से कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बनने में जो फोर्स बना उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डायस्टॉर्मिंग फोर्सेस। वो कैसा? एंडोजेनिक, अर्थ की इंटीरियर से ही लगा। और ये भी कॉन्टिनेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड हो रहे हैं, वो भी अर्थ के इंटीरियर से आ रहा है। तो यहाँ से डायस्टॉर्फिज्म का यही सीधा सा मतलब, वही एनसीईआरटी कह रही है। दूसरा वो कह रहा है कि जो सुडन लगता है बहुत जल्दी, उसको बोलते हैं कैटास्टॉर्फिज्म। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ये ध्यान रखना, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया डायस्टॉर्फिज्म समझाने के लिए।
कैटास्ट्रॉफिज्म का मतलब बहुत क्विक, बहुत जल्दी, बहुत अर्ली लगता है, अर्थक्वेक आ जाएगा जिससे वोल्केनो आ जाएगा, तो सडन फोर्स बहुत जल्दी लग जाएगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कैटास्ट्रॉफिज्म फोर्स। ये भी एंडोजेनिक फोर्सेस है। तो डायस्टॉर्मिंग फोर्स एंड कैटास्ट्रॉफिज्म फोर्स बोथ आर द एंडोजेनिक फोर्स, लेकिन उनका नेचर अलग अलग है, ये चीज़ मुझे याद रखनी। इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। नेचर क्या है कि ये वाला स्लो फोर्स है, बहुत धीरे धीरे लगता है, धीरे धीरे का मतलब टाइम ड्यूरेशन इसकी ज़्यादा है और इसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनो और जितनी भी लैंडस्लाइड वगैरह आ जाती, ये चीज़ हमें समझनी। ये एक्सोजेनिक को हम बाद में समझेंगे। वही एनसीईआरटी की लाइन जो मैं बता रहा था वही कह रही है। डायस्टॉर्मिज्म का मतलब सीधा सा क्या, स्लो फोर्स की बात हो रहा है। किसकी वजह से? अर्थ के एंडोजेनिक फोर्स की वजह से, एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। यही जो हमने पढ़ा वही सारी चीजें इसमें मेंशन है। कह रहा ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बुल्ड अप ए पोर्शन ऑफ अ क्रस्ट कम अंडर द डायस्टॉर्मिंग फोर्स। जो भी प्रोसेस कुछ भी एलिवेट, उठा हुआ, जैसे एलिवेट ये माउंटेन बन गया, कुछ बिल्ड बन गई और कुछ अर्थ का क्रस्ट उठ गया, उसको मैं बोल रहा हूँ किसकी वजह से बन रहा है, वो डायस्टॉर्मिंग फोर्सेस की वजह से बन रहा है। डायस्टॉर्मिंग फोर्सेस एल्सो एंडोजेनिक फोर्स बन रहा है। उसमें क्या है, ऑरोग्राफिक, ऑरोग्राफिक फोर्सेस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन, माउंटेन बन रहे हैं। कह रहा है कि इन्वॉल्विंग माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग माउंटेन, लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट एंड अर्थ क्रस्ट। फोल्ड माउंटेन भी बन सकते हैं, अर्थ की क्रस्ट भी बन सकती है। फिर कह रहा है एप्रियोजेनिक, जो हमने बोला एप्रियोजेनिक, वो पार्ट किसका है, डायस्टॉर्म्स का है। उसकी वजह से क्या आती है, अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट किसका, क्रस्ट का होता है, उसको मैं बोलता हूँ एप्रियोजेनिक। फिर कह रहा है अर्थक्वेक इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिविटी माइनर मूवमेंट। इसमें देखो क्या कहा है उसने, जबरदस्त बात कही है कि अर्थक्वेक कभी कभी बहुत माइनर आते हैं। माइनर अर्थक्वेक इज द पार्ट ऑफ डायस्टॉर्मिज्म फोर्स। ये समझो, माइनर अर्थक्वेक होते हैं, माइनर अर्थक्वेक पता ही नहीं चलेंगे, कभी कभी माइनर अर्थक्वेक आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। वो एंडोजेनिक फोर्स कौन होता है, डायस्टॉर्मिंग फोर्स। वही कह रहा है अर्थक्वेक इन्वॉल्विंग लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट, माइनर मूवमेंट जो बहुत कम मूवमेंट करती, बहुत माइनर मूवमेंट, उसको किसकी वजह से आता है, डायस्टॉर्मिंग फोर्स की वजह से। फिर कह रहा है प्लेट टॉर्टन इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्ट प्लेट। तो ये सारे उसने बताए कौन से, ऑरोग्राफिक फॉर्मेशन किसकी, डायस्टॉर्म की वजह से हो रहा है। माउंटेन का फॉर्मेशन पहला उसने बताया। दूसरा कह रहा है कि जो मेरे कॉन्टिनेंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, डायस्टॉर्मिंग एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। तीसरा कह रहा है कि अर्थक्वेक जो भी रिलेटिवली बहुत माइनर लेवल पे आता है, बहुत छोटे लेवल पे जो अर्थक्वेक आता है वो पता ही नहीं चलता, उसको वो कह रहा है कि वो भी किसकी वजह से, डायस्टॉर्मिंग फोर्स की वजह से। फिर कहता है प्लेट जो मूवमेंट करती है, प्लेट बहुत स्लो मूवमेंट करती हैं, बहुत स्लो, पता चलेगी कि 1000 साल बाद, 500 साल बाद, 10,000 साल बाद बहुत कम मूवमेंट करती हैं। तो प्लेट टेक्टोन इन्वॉल्विंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल प्लेट। क्रिस्टल प्लेट का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ द डायस्टॉर्मिंग एंडोजेनिक फोर्स। ये सीधा समझ में आया। डायस्टॉर्मिंग क्या है, स्लो फोर्स है, स्लो फोर्स। वो किसकी वजह से लग रहा है, एंडोजेनिक मूवमेंट की, एंडोजेनिक फोर्स की, अर्थ के इंटीरियर की वजह से, नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से। उसकी वजह से चेंज क्या आते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, ऑरोग्राफिक माउंटेन वगैरह बनते हैं, ऑरोजेनिक माउंटेन वगैरह बनते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है और कॉन्टिनेंट का अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। और कह रहा है कि जो क्रस्ट है मेरी प्लेट टेक्टोनिक, वो भी प्लेट टेक्टोनिक का मूवमेंट अपवर्ड डाउनवर्ड हो जाता है। ये सारी इसने कही। फिर कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ऑरोजेनी द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म इनटू फोल्ड ड्यू टू एप्रियोजेनी, देयर मे बी सिंपल डिफॉर्मेशन, ऑरोजेनी इज द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ये कह रहा है कि जिसमें क्रस्ट बनेगी फिर माउंटेन का बिल्डिंग बन जाएगा, जो हमने पहले समझा वही सीधी चीज़ है कि देयर कैन बी ए फिलिंग ऑफ द फ्रक्चुएशन ऑफ द क्रस्ट। ऑल दीज प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज विच इज टर्न इनटू मेटामॉर्फिज्म रॉक। ये है, दोबारा पढ़ो इस लाइन को, ये लाइन बहुत जबरदस्त कही गई है। कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ऑरोजेनी, माउंटेन के फॉर्मेशन में द क्रस्ट इज सीवियरली डिफॉर्म्ड। क्रस्ट सीवियरली डिफॉर्म होती है फोल्ड में, अगर वो ऐसे है या क्रस्ट है तो ऐसे करके क्रस्ट डिफॉर्म हो जाएगी, किसमें,
फोल्ड माउंटेन में ड्यू टू एप्रियोजेनी देयर में भी सिंपल डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओरिजिनी द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस वेयर, ये कह रहा है कि ओरिजिनी है क्या है, ओरिजिनी एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, वेयर एज एप्रियोजेनी इज कंटिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू विच प्रोसेस ओरिजिनी एप्रियोजेनी अर्थक्वेक एंड प्लेट टेक्टोनिक। ये कह रहा है ये ओरिजिनी का मतलब सीधा सा माउंटेन वगैरह बन रहे हैं। एप्रियोजेनी में ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट अप डाउन भी कर रहे हैं और क्रस्ट भी टूट रही है। ये सारी प्रोसेस इसमें बताई गई हैं। फिर आ जाता है वोल्केनिक फोर्स। वोल्केनिज्म में मैग्मा की वजह से जो लगता है, पहला डाइस्टॉर्मिंग फोर्स, दूसरा वोल्केनिक, बोथ आर एंडोजेनिक फोर्स है। ये किसकी वजह से लग रहा है, ये प्लेट टेक्टोनिक की वजह से मेन है इसका, और ये किसकी वजह से लग रहा है, मैग्मा की वजह से। इतना समझना है। फिर कह रहा है दूसरा फोर्स है वोल्केनिक इनको मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा की वजह से लग रहा है ऑन टू द टूवर्ड द अर्थ सरफेस फॉर्मेशन ऑफ मैनी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब विद इन द अर्थ की क्रस्ट में, जब हमने पढ़ा फैकोलिथ कि अगर मान लीजिए ये अर्थ का क्रस्ट है तो यहाँ पे एक रॉक बन गई, एक यहाँ पे रॉक बन गई, एक यहाँ पे बन गई, मैग्मा के ऊपर आने की वजह से जैसे ही उसे क्रैक मिला, इधर एक बन गई, इधर बन गई, सॉसर टाइप, तो हमने इसको लेकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक, ये सारी नाम दिया। तो वही कह रहा है कि वॉल्केनिक मैग्मा की वजह से दो फॉर्मेशन होती है, इंट्रूसिव विद इन द अर्थ होता है, एक एक्सट्रूसिव ओवर द अर्थ होता है। मैनी एस्पेक्ट ऑलरेडी हैव बीन, हमने डिटेल में अंडर द वॉल्केनो द यूनिट सेकंड, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। ये सारी चीज़ें हमारी अबाउट क्या हो गई, ये हमारी हो गई एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। की समरी ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस की समझो, की समरी है क्या। एंडोजेनिक फोर्सेस हमने समझा, एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ में क्या, इसका मेन काम क्या है, फॉर्मेशन, फिजिकल फॉर्मेशन कोई भी हो जाएगी अर्थ पे। ये दो तरीके का होता है, कौन सा होता है, एक वोल्केनो की वजह से लगता है, वोल्केनोस की वजह से लगता है, एक डायस्टॉर्फिक होता है, डायस्टॉर्फिक फोर्स होता है। ये चीज समझी, एक वोल्केनो को कैटास्टॉर्फिक, डायस्टॉर्फिक होता है। कैटास्टॉर्फिक का मतलब बहुत क्विक फोर्स लगने वाला, इसकी वजह से क्या है, अर्थक्वेक आ जाएगा, वोल्केनो आ जाएगी, लैंडस्लाइड आ जाएगा। और डायस्टॉर्फिक फोर्सेस की वजह से कोई भी फॉर्मेशन होगा तो वो बहुत स्लो होगा। जैसे माउंटेन, किसी एरिया में माउंटेन बन गए और कॉन्टिनेंट का मूवमेंट करना अप एंड डाउन वगैरह, या स्लो लेवल का, माइनर लेवल का अर्थक्वेक वगैरह आना, इट इज द पार्ट ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस। यही सारी चीजें इसमें देखी हैं। अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्स। थोड़ा सा इसे समझते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सो का मतलब अप लग रहा है, अर्थ के ऊपर लग रहा है फोर्स। देखो कैसे, इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये डायग्राम देखो, ये रॉक जो आपको दिख रही है, ये रॉक किसी टाइम पे बिल्कुल, ये जो आपको गली सी दिख रही है, ये गली सी दिख रही है, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ से पानी निकला हो, ये जो गली सी दिख रही रॉक पे, ये सारी गली किसकी वजह से हो गई है। किसी टाइम पे रॉक ऐसी नहीं होगी, इसका नेचर बिल्कुल क्लियर होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये गली वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। ये किसकी वजह से हुआ, ये पहला मैंने कहा, पहला ये क्या था, पहला मूवमेंट होगा वाटर, पानी, रेनफॉल भी हो सकता। दूसरा को होगा टेम्परेचर चेंज हुआ होगा रॉक का। कैसे हुआ होगा कि रॉक, अगर रॉक पे दिन में क्या है, सनलाइट पड़ रही, तो रॉक का क्या है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, और रात में क्या है कि सनलाइट चली जा रही तो वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स में जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, उसने एक परत को ऊपर से खराब कर दिया, उसने टेम्परेचर ने एक परत ही खराब कर दी, धीरे सी बात, एक परत ऊपर की खराब कर दी। उस परत से दिसे क्या, उस पर जैसे ही अगर विंड की एक्शन आई, उस पर अगर रेनफॉल की एक्शन आई, पानी की एक्शन आई, तो परत वहां से निकल जाएगी। उसकी वजह से जो ये क्रैकिंग आए हैं, वही जो क्रैकिंग आए, इन्हीं फोर्सेस को हम बोल रहे हैं। क्या, किसकी वजह से जो फोर्सेस लगा रॉक में, किसकी वजह से, वाटर, टेम्परेचर और रेनफॉल, या कहूँ दूसरे शब्दों में इसकी वेदरिंग तो बाद में पढ़ेंगे, किसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हुआ, किसी का रेनफॉल वाटर की वजह से लगा, या तीसरा मैं कहूँ किसकी वजह से, वो मैं कह सकता हूँ इसका विंड की वजह से,
विंड की वजह से, इनकी वजह से जो फोर्स लगा उसको मैं बोल रहा हूँ, उसने फोर्स ने क्या किया, इसका इरोजन किया। क्या किया? इरोजन। इरोजन इरोजन इसका जैसे इरोजन हुआ रॉक का, तो इस इरोजन में जो हेल्पफुल फोर्स आया उसको मैंने बोला एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स के एलिमेंट क्या है मेरे? एक्सोजेनिक फोर्स के एलिमेंट है मेरे, एक्सोजेनिक फोर्स के मेरे एलिमेंट क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स के मेरे एलिमेंट कौन कौन से हो गए? पहला हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया वाटर, और मेरा हो सकता है विंड। ये मेरे एक्सोजेनिक फोर्स के एलिमेंट है। उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स, सीधी सी बात है कि वो फोर्स मेरा क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स कह रहा है। अब दूसरा इसको देखो, दूसरा इसको देखो, इससे समझ आ। दूसरा देखो ये वाला, ये माउंटेन किसी टाइम पे होगा तो ये माउंटेन का स्ट्रक्चर ऐसे हुआ होगा, ऐसे बना होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पे क्या है कि इससे क्या है, कोई विंड आई होगी, धीरा सा विंड अगर आई, विंड अपने साथ डस्ट लेके आई होगी। डस्ट ने क्या किया कि इसकी क्या है, टेम्परेचर चेंज की वजह से इसकी रॉक ऑलरेडी क्या हुई होगी, इसकी जो ऊपर की लेयर होगी रॉक क्या होगी, कमजोर होगी, वीक होगी। तो जैसे ही जाके विंड उससे टकराएगी, फ्रिक्शन करेगी, तो इसका धीरे धीरे भी क्या करेगी, इरोजन करेगी। इरोजन करना शुरू कर देगी। वही इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सोजेनिक फोर्स। जो विंड की वजह से फोर्स लगा, डस्ट के इसमें टकराने से फोर्स बना, उसको मैं बोल रहा हूँ एक्सोजेनिक फोर्स। तो ये काम क्या कर रहा है? डिस्ट्रक्शन का। और एंडोजेनिक फोर्स इसका काम करता है कंस्ट्रक्शन का। ये चीज समझनी है। और देखो आगे, अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे एक मैप और है इसमें। चलो ये हैंग हो गया यार। वही एनसीईआरटी कहने की बात कर रही है क्या? एक्सोजेनिक फोर्स का। जो अर्थ के ऊपर लग रहा है उसको बोल रहा हूँ एक्सोजेनिक फोर्स। ये सारी चीजें मुझे एक्सोजेनिक फोर्स में पढ़नी है। क्या पढ़ना है पहले सुनो। द एक्सोजेनिक फोर्सेस ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन, एल्सो ग्रेडियंट एंड क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर की वजह से लग रही है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक काम कर रहा है। कैसे कि अगर ये रिवर कहीं पे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर अगर यहाँ से मेल्ट हुआ ड्यू टू द टेम्परेचर की वजह से, तो नीचे की तरफ जो रिवर का जो फॉर्मेशन हुआ, रिवर का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें किसके पार्ट, ग्रेविटी का, ग्रेविटेशन फोर्स भी एक रोल प्ले किया। वही कह रहा है ग्रेविटेशन फोर्स भी एक एक्ट करता है। ऑल द अर्थ मटेरियल हैविंग स्लोपिंग सरफेस एंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर डाउन टू स्लोप डायरेक्शन। अगर स्लोप की डायरेक्शन में डाउन नीचे की तरफ ला रहा है, उसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी कहीं ना कहीं अर्थ का स्ट्रक्चर चेंज करने में काम करता है। वही ये चीज़ कहने की मन करा, जिससे स्ट्रेस वगैरह स्ट्रेस produced by the solid pushing pulling, these induce deformation force acting along the force of material shear to the separating forces लगते हैं। it this stress that break rock and other force। इससे क्या होगा? तीसरा सीधा सा मतलब कि टेम्परेचर चेंज की वजह से, अगर ये रॉक है तो रॉक में सबसे पहले ये, अगर ये मान लीजिए रॉक है, रॉक में अगर टेम्परेचर चेंज की वजह से या विंड की वजह से या रेनफॉल की वजह से, क्या है, रेनफॉल की वजह से एक ब्रेक आ जाएगा, रॉक टूट जाएगी, तो फिर क्या, विंड यहाँ से आएगी, इस रॉक को, इसको धीरे धीरे क्या करोगी, इरोजन करेगी। इरोजन करेगी इसको, वो सीधा सा ये कह रहा है, उसी की वजह से रॉक धीरे धीरे टूट जाएगी। उसमें धीरे की तरफ जो नीचे की तरफ आएगी रॉक, उसको बोल रहा है इसमें ग्रेविटी भी एक रोल
प्ले करेगी, वही चीज़ है सेपरेटिंग फोर्स। इट इज दिस स्ट्रेस ब्रेक रॉक एंड अदर मेटेरियल, द शीर स्ट्रेस रिजल्टिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट सीधा सा हो जाएगा वहाँ से। बिसाइड ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्ट टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस एंड दे मे बी कॉज्ड बाय एक्यूमुलेटर। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं कि वो कैसे लग रहा है एक्सोजेनिक फोर्स। वैसे हमने सीधा सा हमने समझ लिया है कि अब यहां से समझो, वो कह रहे हैं ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कवर्ड अंडर जनरल टर्म डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन का सीधा सा मतलब ये हुआ, डेन्यूडेशन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं डेन्यूडेशन का मतलब, अगर यहां से मैं अगर समझाने की कोशिश करूं, डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन ये वर्ड याद रखो, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का क्या मतलब है कि ये इरोजन की बात कर रहा है। तो अगर थोड़ी देर के लिए समझो, ये कोई रॉक है, ये अगर कोई रॉक है तो इस रॉक पे सबसे पहले क्या हो रहा है, इस रॉक पे टेम्परेचर की वजह से, वाटर की वजह से, विंड के पैटर्न चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा क्या होगा, रॉक में सबसे पहले जो फिजिकल चेंज आएंगे, क्रैक्स वगैरह पड़ेंगे। तो पहला प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होगा फिजिकल चेंज में क्रैक, हल्के हल्के क्रैक पड़ जाएंगे। तो उस जो प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला उस प्रोसेस को, मैंने बोला जो क्रैक पड़े किसी भी रॉक पे, ये अगर रॉक है तो इस पर जो हल्के हल्के से क्रैक्स पड़े हैं, उस प्रोसेस को, क्रैक को मैं बोल रहा हूँ वेदरिंग। वेदरिंग। तो डेन्यूडेशन का पहला स्टेप क्या है, वेदरिंग। किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से, वाटर या रेनफॉल की वजह से, या विंड का पैटर्न की वजह से। कैसे? एक चीज समझो, हमेशा एक चीज याद रखो, क्या, अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर कोई भी रॉक ऐसे है तो सबसे ज्यादा रॉक का इरोजन कहाँ से होगा। इरोजन अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट से होगा, क्योंकि जो विंड का डायरेक्शन होता है वेस्टर्न ईस्टर्ली या ईस्टर्नली ट्रेड विंड या वेस्टर्नली ट्रेड विंड होता है। तो ये नॉर्थ और साउथ में एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट इरोजन कम होगा। कॉन्सेप्ट की बात है, क्यों? विंड की वजह से। ये चीज समझनी है मुझे। पहला होगा क्रैक, जैसे ही पड़ा इस पे तो उसको मैं बोल रहा हूँ वेदरिंग। अब क्या होगा कि जैसे ही वो क्रैक पड़ा उस पे, तो विंड अगर आएगी, तो विंड जैसे ही अगर आएगी तो जिस रॉक के साथ क्या करेगी, रॉक के साथ विंड की जो डस्ट है क्या करेगी, इसके साथ फ्रिक्शन पैदा करेगी और यहाँ से कुछ मिट्टी उठा के ले जाएगी। तो धीरे रेनफॉल भी आएगी, तो रेनफॉल क्या करेगी, ये नीचे की तरफ मिट्टी उठा के ले जाएगी। उसको दूसरा स्टेप बोल रहा हूँ फिजिकल एक्शन, उसको मैं बोलूँगा इरोजन। इरोजन। पहला स्टेप क्या हुआ डिनोडेशन का, पहला स्टेप हुआ मेरा वेदरिंग, दूसरा स्टेप हुआ इरोजन। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा, एक अगर मान लीजिए फ्लड, इस एरिया में रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गई, तो रेनफॉल अगर बहुत ज़्यादा हो गई या विंड का डायरेक्शन बहुत तेज़ हो गया, तो उसकी वजह से का मास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल हो जाएगा। फिर होगा मास ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ मुझे समझनी है। तो डिनोडेशन में 3 प्रोसेस है मेरी, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में कैसे, डिनोडेशन का सीधा सा मतलब क्या हो रहा है, पहली जो स्टेप किसी भी रॉक में आता है, पहला जो स्टेप है, पहला जो स्टेप होता है उसको मैं बोलता हूँ वेदरिंग। वो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वेदरिंग क्या है। तो पहला समझो वेदरिंग। दूसरा जो आया वेदरिंग के बाद होगा उसको बोलो इरोजन। तीसरा आया उसको बोला ट्रांसपोर्टेशन या मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, अब इनको एक एक करके समझो। अगर ये रॉक है तो रॉक पर टेम्परेचर की वजह से, या मांगो वाटर की बूंदें पड़ने की वजह से, या विंड के टकराने की वजह से जो हल्के हल्के से क्रैक्स आते हैं इनिशियल स्टेज में, उसको मैं बोल रहा हूँ केमिकल चेंजेस की वजह से भी आते हैं। कि वाटर की, एसिड वाटर है या वाटर का नेचर क्या है, उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें रॉक में, तो वो सीधा सा मतलब वो किस, पहला स्टेप क्या हुआ वेदरिंग। तो पहला स्टेप आया डिनोडेशन का, फर्स्ट स्टेप क्या होता है वेदरिंग। अगर फिर क्या हुआ, फिर विंड और तेज आई, रॉक
में जो भी क्रैक थे उनके क्रैक में क्या होगा, रॉक होगी कमज़ोर। कमज़ोर होने के बाद क्या, बिंड जैसे ही बिंड में जो डस्ट है उससे टकराई, वहाँ से कुछ उसके पार्टिकल उड़ा के ले गई, तो उसे मैं बोलूँगा इरोजन। अगर बिंड की जगह इस एरिया में अगर रेनफॉल हो गई, वाटर आ गया, तो वाटर आने से क्या होगा कि जैसे वाटर पाएगा तो ड्यू टू द ग्रेविटी ये सारी यहाँ की बिंड की जो रॉक की जो बीक स्ट्रक्चर है उसको बहा के ले जाएगा, वो भी हो जाएगा इरोजन। फिर लास्ट में देखो और ज़्यादा बिंड का पैटर्न चेंज हो गया, अब ये रॉक बहुत ज़्यादा, अब पहले थी अब बहुत ज़्यादा इसके गैप हो जाएंगे। तो जैसे ही गैप हो जाएंगे, अब क्या है, अगर बिंड भी आई या रेनफॉल भी आई, वाटर भी आया, तो यहाँ से क्या ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन। वही मेरा इसमें कहा गया है कि डेनुडेशन का सीधा सा मतलब क्या हुआ, वह डेन्यूड मीन्स स्ट्रिप और अनकवर बेदरिंग, वो सीधा सा बेदरिंग हो रही है उसमें अनकवर। फिर कह रहा है सीधा सा मतलब मूवमेंट ऑफ इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडिंग डेनुडेशन, द फ्लो चार्ट ऑफ द गिवन बिलो। ये डेनुडेशन का फ्लो चार्ट है। तो मैंने प्रोसेस क्या बोला, पहला डेनुडेशन का प्रोसेस बेदरिंग। पीसीएस में अगर क्वेश्चन पूछ ले, यूपीएससी में पूछ ले कि पहली प्रोसेस डेनुडेशन की क्या होती है, पहली प्रोसेस होगी क्या, पहली प्रोसेस होगी बेदरिंग, दूसरी प्रोसेस होगी इरोजन, और तीसरी प्रोसेस होगी मास मूवमेंट। सीधा सा अब देखो इसमें जो फोर्सेस लगेंगे, बेदरिंग में जो फोर्स लगेगा वो बेदरिंग किसकी वजह से हो रही, बेदरिंग में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर सीधा सी बात है कि वो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रेस, केमिकल एक्शन की वजह से जो भी क्रैक्स पड़ रहे हैं रॉक में, उसको मैं बोल रहा हूँ बेदरिंग। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है कैसे कि क्रैक पड़ेंगे उस एरिया का दिशा, अगर बारिश पड़ी हल्की सी क्रैक पड़े उसमें, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दूसरी जगह नीचे की तरफ स्लोप में चले गए, या केमिकल चेंज रॉक की वजह से हो गई, एसिडिटी ऑफ वाटर ज़्यादा थी उसकी वजह से रॉक क्रैक हो गई। तो बेदरिंग में जो फोर्स काम करते हैं, केमिकल फैक्टर भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फैक्टर भी हो सकता है। ये इरोजन में जो काम करता है, इरोजन का मतलब काइनेटिक मूवमेंट, काइनेटिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हुआ, यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा उसको बोल दो काइनेटिक फोर्स या काइनेटिक एनर्जी। और मास मूवमेंट का मतलब, अगर ये मान लीजिए ये यहाँ से इरोजन हो रहा है, बाउल्डर यहाँ से टूट टूट के आ रहे हैं रॉक के, तो इसमें जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको बोल रहा हूँ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये मास मूवमेंट की वजह से आ रहा है। तो यहाँ से तीन चीज़ समझ में आती हैं। क्या तीन चीज़ समझ में आ रही है मुझे, कि जो डेनुडेशन हो रहा है मेरा, डेनुडेशन हो रहा है, वो पहला स्टेप क्या है, बेदरिंग। बेदरिंग का मतलब सीधा केमिकल चेंज रॉक की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है। दूसरा स्टेप मेरा क्या है, इरोजन। इरोजन किसकी वजह से हो रहा है, इरोजन मेरा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। थर्ड स्टेप क्या है मेरा, मास ट्रांसपोर्टेशन या मास मूवमेंट, वो किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। वही इसमें सारा समझाया गया है कि टेम्परेचर की वजह से, वो सारे क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, इक्वल इंटेंसिटी की वजह से वो लग रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ डेनुडेशन। ये सारी डेनुडेशन प्रोसेस में हमने ये समझा, यही मैं कह रहा हूँ प्रोसेस पहली बेदरिंग। बेदरिंग का मतलब रॉक में छोटे छोटे से क्रैक पड़ जाते हैं टेम्परेचर, विंड और वाटर की वजह से। फिर हो रहा है उसका इरोजन काइनेटिक एनर्जी की वजह से, फिर मास मूवमेंट हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये डेनुडेशन की पूरी प्रोसेस है, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और हम जो अब हम पढ़ेंगे इसमें डेनुडेशन में, सबसे पहले हम बेदरिंग को पूरा पढ़ेंगे, कल बेदरिंग को पूरा पढ़ेंगे डिटेल में इसका केमिकल रिएक्शन पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इरोजन, इरोजन कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे मास मूवमेंट, मास ट्रांसपोर्टेशन, मास ट्रांसपोर्टेशन। ये तीन टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं कल के लिए ये टॉपिक छोड़ देता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।